नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम लोग बात करते हैं यूपी पीजीटी 2016 के अंतर्गत पूछे गए भूगोल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो इस पहले वीडियो में हम लोग शुरुआत के जो 50 प्रश्न हैं उसके बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र है भोपाल में, विशाखापट्टनम में, पिंजौर में या कोलकाता में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT लिमिटेड है पिंजौर में। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका उत्तर है हरियाणा। कितना है लिंगानुपात? 869 है ना। अब आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है अपसौर, एफेलियन, उपसौर, पेरिहेलियन, अपभू, एपोजी, उपभू, पेरिजी। तो आपका उत्तर है पेरिहेलियन या उपसौर, मतलब पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ऊपर होता है ना, पास में। अब बताइएगा कि जो उपसौर होता है वो किस दिन होता है या किस तारीख को होता है और अपसौर किस तारीख को होता है, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। Which of the following are the major characteristics of intensive farming? ऑप्शंस दिए हुए हैं श्रम का अधिक उपयोग, हाई यूज ऑफ लेबर, आबादी का उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, स्वामित्व का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, मशीनरी पर जोर, एम्फेसिस ऑन द मशीनरी। 1 या 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, 2, 4, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो गहन जो कृषि होती है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है, उसमें आपके जो शुरुआत के 3 विकल्प हैं ये आपके सही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोट मिला दीजिएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। व्हाट वाज द ऑपरेशन फ्लड कंसर्न विद? बाढ़ नियंत्रण से, फ्लड कंट्रोल, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, द प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज, शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार, इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन सिटीज। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित था वो था शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार, एक्चुअली दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था। तो ये आपका विकल्प नंबर 4 सही है, मतलब डी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों विकल्प देख लेते हैं हम लोग। कपास केवल काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है, कॉटन कैन बी ग्रोन ओनली ऑन ब्लैक सॉइल। तो ये आपका कथन सत्य नहीं है, पार्शियली सत्य है। ठीक है, अधिकांशता होता है लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं। अगला जो है प्रश्न पूछा, अगला जो विकल्प है कि राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज मोर वेट देन द वेस्टर्न पार्ट। तो ये आपका विकल्प पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि पूर्वी भाग में जो है लगभग में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है 50 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन जो पश्चिमी भाग है पूरी तरह से डेजर्ट है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कहीं कहीं पे तो 10 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं हो पाती है। अगला जो विकल्प है उसको पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को दर्शाती है। द क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु शोज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। चौथा विकल्प है राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है। होल राजस्थान डेजर्ट इज सैंडी डेजर्ट। तो ये आपके विकल्प जो है नहीं सही है, सी और डी। तो आपका जो सत्य कथन है वो है 2 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान या क्षेत्र की जोड़ी है। विच ऑफ द पेयर प्लेस रीजन फेमस फॉर द ऑयल प्रोडक्शन। घावर एवं मस्जिद सुलेमान, पेशावर और रावलपिंडी, कालगुर्डी, कुलगाड़ी, रानीगंज और झरिया। तो जो तेल उत्पादन या पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है वो है घावर और सुलेमान। अब आप मुझे बताइएगा ऑप्शंस में कि कालगुर्डी, कुलगाड़ी किस लिए फेमस है। ठीक है, किस अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है,
और दूसरा जो प्रश्न है वो आप मुझे बताइएगा कि रानीगंज और झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों किस राज्य में है उत्तर प्रदेश के। हाँ, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि स्वेज नहर में किन दो स्थानों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है। स्वेज कैनाल हैज मेड ए शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द टू लैंड मास एंड और कॉन्टिनेंट्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं यूरोप और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, यूरोप और दक्षिणी एशिया। अब आपको मालूम होगा कि जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब आप बताइए कि जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के सबसे पश्चिमी भाग और सबसे पूर्वी भाग पे जहां से शुरू होती है जहां तक है उन पे कौन से पोर्ट हैं, कौन से बंदरगाह, उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब और किस देश द्वारा किया गया, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। चौथा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हाल ही में किस नहर में जो एक मालवाहक जहाज था वो फंस गया था। अगला प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे कि स्वेज नहर कब बनाई गई और उसकी लंबाई कितनी। ठीक है, तो इतने प्रश्नों के आप जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं ये सभी के सभी कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिविंग द कोड गिवन बिलो। पहला है कि सफेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्टार्स। दूसरा है सफेद ड्वार्फ्स का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। द डेंसिटी ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी नॉन टेरेस्ट्रियल मटेरियल। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। देयर डेंसिटी में बी ए मिलियन टाइम्स दैट ऑफ वाटर। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। वेट ऑफ 1 स्पून मैटर ऑफ ड्वार्फ में बी 10 क्विंटल्स। ठीक है, तो ये आपके 4 जो है कथन दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कोड का यूज करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो आपका जो सही है ये चारों विकल्प आपके सही हैं, ये चारों जो कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है, आपसे पूछा गया है। तो विच एमंग द फॉलोइंग इज ए फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून या वरुण, यूरेनस मतलब अरुण, सैटर्न, शनि, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा दूरी पे हो कौन सा है, वरुण है। अब आप जो है मैं आपको बता देता हूं कि क्रम से अगर हमको आपको लगाना है कि सूर्य से अगर हम चलें और सूर्य से चल के थोड़ा दूरी तक जाते जाएं तो जो ग्रहों का क्रम है वो है बुध के से जो सबसे करीब ग्रह है वो है बुध। सूर्य के जो सबसे करीब ग्रह है वह बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद जो है आपका शनि, शनि के बाद जो है आपका अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक है, तो वरुण जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे। इस क्रम को आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्रम को पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। अब 11 नंबर प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं और प्रश्न पूछा गया है कि एक तरफ सूची में दिया हुआ है उपनाम और दूसरी तरफ दिया हुआ है ग्रह। तो मैच list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. Nickname green planet। अब ग्रीन प्लेनेट कौन सा है इसमें से ऑप्शंस आपको देखने हैं। तो ग्रीन प्लेनेट आपको क्या करना है, मिलाना है। तो ग्रीन प्लेनेट आपका हो गया थर्ड मतलब अरुण, यूरेनस। ठीक है, छल्लेदार प्लेनेट शनि। ठीक है, और उसके बाद लाल ग्रह या रेड प्लेनेट आपका हो गया कौन सा, मंगल। और प्रातः सांध्य का तारा मॉर्निंग इवनिंग स्टार वो हो गया वीनस। आपका ये विकल्प हो गया तीसरा, चौथा, दूसरा, एक सही। ठीक है, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग। द इंटरवल बिटवीन 1 फुल मून एंड द नेक्स्ट इज अबाउट 26.5 डेज, 27.5 डेज, 28.5 डेज, 29.5 डेज। तो आपका विकल्प जो सही है, आपको मालूम है 2 पूर्णिमाओं के बीच में जो अंतराल है वो क्या है, 29.5
5 दिन मतलब 29.5 दिन। अगला प्रश्न है कि मरमरा सागर जोड़ता है। द सी ऑफ मरमरा ज्वाइंस द एजोव सागर के साथ काला सागर को, ब्लैक सी विद द सी ऑफ एजोव, एजियन सागर के साथ काला सागर को, ब्लैक सी विद द एजियन सी, एड्रियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन यहाँ पे आप मेडिटेरियन सी विद द एड्रियाटिक सी, बाल्टिक के साथ उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी। तो आपका जो विकल्प सही है वो है एजियन सी को जोड़ता है वो काला सागर से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला है रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट। समझ रहे हैं? तो ये आपका सही है भाई, ये स्टेटमेंट सही है। अगला है स्टेटमेंट कि रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर नॉट फॉसिलिफेरस। ठीक है, फॉसिलिफेरस। अगला जो है दिया हुआ है कि रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। मिनरल कंपोजिशन इज चेंज्ड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगला जो विकल्प है कि रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कंटेन्स बैंड्स। तो आपके जो चारों विकल्प दिए हुए हैं चारों के चारों सही हैं। तो आपका कोड मिलता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कि डी, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। तो ये देखिए आपका जो है केवल मेटामॉर्फिक रॉक से प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में ढंग से नहीं मालूम है तो आप ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन करते हुए एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना, तभी आप इस तरह के प्रश्न कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद वोल्केनो। ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रेटर, काल्डेरा, अर्ग, प्यूमिस। तो जो आपका ज्वालामुखी से संबद्ध नहीं है वो है अर्ग। बाकी जो तीनों हैं वो ज्वालामुखी से संबद्ध हैं। अब आप बताइए कि अर्ग किससे संबद्ध है या अर्ग है क्या, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है। अल्लाह बंड इज फॉर्म्ड भूकंप के द्वारा बाई अर्थक्वेक, ज्वालामुखी के द्वारा बाई वोल्केनो, हिमानी के द्वारा बाई ग्लेशियर प्रोसेसेस। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो जो अल्लाह बांध बना था वो बना था भूकंप के द्वारा। ठीक है, आपको याद होगा कि भुज का भूकंप उसी के समय बना था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं कि इंसेलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, द टर्म इंसेलबर्ग इज एसोसिएटेड विद किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्लेशियर्स के साथ या फिर बहता हुआ पानी के साथ, रनिंग वाटर के साथ, भूमिगत पानी से या अंडरग्राउंड वाटर के साथ, पवन संबंधी कार्यों से या विंड एक्शन के द्वारा। तो इंसेलबर्ग आपको मालूम है कि पवन द्वारा संबंधित कार्य जब सबसे लास्ट स्टेज में बनता है, पवनों के जो अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक क्रिया होती है तो उसमें सबसे लास्ट में बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। विकल्प दिए हुए हैं गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ताप्ती। तो आपका विकल्प सही है तापी नदी। ठीक है। अगला जो है प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नदी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर। ऑप्शंस दिए हुए हैं सिंधु नदी, गोमती नदी, काली नदी, सतलज नदी। तो आपका विकल्प सही हो गया गोमती नदी, जो कि जो है पीलीभीत की जो फुलहर झील है वहां से निकलती है, मतलब मैदानी भागों से ही निकलती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, बाह्य अंतरतम और मेंटल को, द आउटर कोर एंड मेंटल, आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम, द इनर कोर एंड आउटर कोर, निचला क्रस्ट और मेंटल, द लोअर क्रस्ट एंड मेंटल। तो आपका गुटेनबर्ग जो अलग करता है वो बाह्य अंतरतम मतलब कि आउटर कोर एंड मेंटल को अलग करता है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप एक बार दिमाग में रिवाइज करिएगा कि सबसे पहले कॉनरेड असंबद्धता किसको किसको अलग करती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है उससे अलग करती है। ठीक है, आपने इसको याद कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि रेपिटी जो असंबद्धता है वो किसको अलग करती है। उसके बाद जेफरीज असंबद्धता किसको अलग करती है। तो ये दो आप मुझे बताइएगा। ठीक है,
और भी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं उनको आप रिवाइज कर डालिए इसी समय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को कहा जाता है। द जनरल बिल्डिंग अप ऑफ लैंड सरफेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड अधिवृद्धि, एग्रेडेशन, जलोढ़कन, एलुविएशन, अनाच्छादन, डेनुडेशन, निक्षेपण, डिपोजिशन। तो जो ये प्रोसेस होता है उसे कहते हैं अधिवृद्धि या एग्रेडेशन। अगला प्रश्न पूछा गया कि किर्लोस्कर समूह जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है। किर्लोस्कर ग्रुप विच मेक्स हैवी एंड लाइट मशीन टूल्स इन इज ए कंपनी ऑफ जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या इंडिया। कहाँ की कंपनी है? तो किर्लोस्कर समूह कहाँ की है? भारत की कंपनी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? Which one of the following is not a process of chemical weathering? Carbonation, अपवर्णन, एक्सप्लोरेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, विलयन, सॉल्यूशन। तो जो रासायनिक अपक्षय नहीं है वो है आपका अपवर्णन। ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which one of the following statements is not correct? जो विकल्प दिए हुए चारों हम लोग देख लेते हैं कि ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। ग्लेशियर इज ए क्लोज सिस्टम ऑफ फ्लोइंग आइस। तो यही सत्य नहीं है। अगला जो दिया हुआ उसको भी दिया और आगे के देख लेते हैं कि घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर दो प्रकार के हिमनदी हैं। तो वैली ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स। ये बात सही है। हिमयुग भूमि की समस्थित समायोजन को प्रभावित करती है। आइस एज अफेक्ट्स द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ लैंड। हिम नदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। द आउटवाश प्लेन इज एसोसिएटेड विद द वैली ग्लेशियर। तो पहला विकल्प को छोड़कर और सभी विकल्प सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है 25 नंबर प्रश्न, उसको देख लेते हैं कि अरोरा बोरियालिस होता है। द अरोरा बोरियालिस अकर्स इन बहिर्मंडल में, एक्सोस्फीयर में, आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में, ओजोनोमंडल में, ओजोनोस्फीयर में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो अरोरा बोरियालिस की जो घटना होती है या अरोरा ऑस्ट्रियालिस की जो घटना होती है वो आयन मंडल या आयनोस्फीयर में होती है। ठीक है। अब आयन मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसी समय एक और प्रश्न आपको मैं बता देता हूं कि समताप मंडल की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वो क्या है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो जब एक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो उसी समय हम कई प्रश्नों को अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिससे कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है यही होनी चाहिए, जिससे कि हम और आगामी क्या परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पवनें सामान्यतः अंकित की जाती हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन सम्मुख दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, द राइट फ्रंट क्वाड्रेंट, सम्मुख बाएं वृत्त चतुर्थांश में, लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट, पृष्ठ दाहिने वृत्त चतुर्थांश में, रियर राइट क्वाड्रेंट, पृष्ठ बाएं वृत्त चतुर्थांश में, रियर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसमें से जो सबसे ज्यादा तेज पवनें पाई जाती हैं, अंकित की जाती हैं, वो हमेशा राइट फ्रंट क्वाड्रेंट में पाई जाती है। अब मैं इसी समय आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि हाल ही में आज के समय जो एक तूफान है जो कि अरब सागर में उठा और आजकल गुजरात और राजस्थान में तबाही मचा रहा है, उस तूफान का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। दूसरा प्रश्न है कि जो ये तूफान है, जो चक्रवात है, ये जो चक्रवात है, साइक्लोन है, इसका नामकरण किस देश ने किया? तीसरा प्रश्न है कि इनका अच्छी गति किस दिशा में? ये तीन प्रश्न मैं आपसे छोड़ दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न सतहों में से किसकी अल्बेडो दर, सतह की प्रतिबिंबित गुणवत्ता सबसे अधिक है? द अल्बेडो रेट मीन्स रिफ्लेक्टिव क्वालिटी ऑफ सरफेस इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेसेस। ऑप्शंस दिए हुए हैं झील, लेक,
बर्फ की चादर, आइस सीट, चावल के खेत, राइस फील्ड, गेहूं के खेत, व्हीट फील्ड। तो बर्फ की जो चादर होती है उस पे जो एल्बिडो की दर होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा जब प्रश्न पढ़ना हो, सत्य है कि सत्य नहीं है, ये इस पे कंफ्यूजन ना होने पाए, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की गई है। द सदर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड्स मोर रेनफॉल देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्रों में होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स इन ए बेल्ट अबाउट 10 to 20 डिग्री वाइड नियर द इक्वेटर। एग्जैक्टली सही है। तीसरा जो है आपका है कि उत्तर और दक्षिण में 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित की गई है। लो रेनफॉल इज रिकॉर्डेड बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये भी सही है। अगला जो है कि अक्षांश 0 से 10 डिग्री दक्षिण में, अक्षांश 0 से 10 डिग्री उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। लैटिट्यूड 10 डिग्री और 0 to 10 डिग्री साउथ हैव मोर रेनफॉल देन लैटिट्यूड 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ। ये आपका विकल्प सही नहीं क्योंकि लगभग में समान जो है वर्षा प्राप्त होती है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। Which one of the following statement is not correct about the tropical cyclone? अब देखिए साइक्लोन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। पहला जो विकल्प दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश देते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गिव्स टोरेंशियल रेनफॉल। दूसरा है कि उन्हें फिलीपींस में ताइफू के नाम से जाना जाता है। दे आर नोन एज ताइफू इन फिलीपींस। वे 8 डिग्री उत्तरी व 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उद्गमित होते हैं। दे ओरिजिनेट अराउंड 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। वे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं पाए जाते हैं। दे डू नॉट अकर इन सदर्न अटलांटिक ओशियन। तो आपका विकल्प नंबर 2 सही नहीं है चक्रवातों के संबंध में। समझ में आया? तो फिलीपींस में क्या कहा जाता है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है। और पूरी दुनिया में चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पे क्या क्या कहा जाता है वो आप मुझे बताइए। जैसे चक्रवात कहाँ कहा जाता है, विली विली कहाँ कहा जाता है, टाइफून किसी कहाँ कहा जाता है, टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है कि नहीं। तो इस तरह से जो शब्द है बाग्यो कहाँ कहा जाता है, इन सब चीजों को आप जो है एक बार रिवाइज कर डालिए इसी समय। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स मोर रेनफॉल। कहाँ किस वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, बाई साउथ वेस्टर्न मानसून, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पछुआ पवनों द्वारा, बाई वेस्टर्लीज, उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा, बाई नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पे जो अधिक वर्षा होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। अगला प्रश्न जो है कि विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज फाउंड इन आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो सबसे ज्यादा जो चौड़ा आपका महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है वो पाया जाता है आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न है कि सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। द डीपेस्ट रिवर वैली इज फाउंड इन भागीरथी अलकनंदा में, मंदाकिनी अलकनंदा में, नर्मदा एवं ताप्ती में, यमुना एवं चंबल में। तो जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे ज्यादा होगी। तो भागीरथी और अलकनंदा में सबसे गहरी घाटी पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला है कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का डूबा हुआ विस्तार है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर द सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ ए कॉन्टिनेंट। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में कि कौन सा सत्य नहीं है। तो दूसरा है कि महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ये भी सही है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग होते हैं।
जो लास्ट है फिर अब बचा तो वही जो है सत्य नहीं होगा। ठीक है, सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ लाइज इन अटलांटिक ओशियन। तो ये आपका विकल्प गलत है। अब इसके पहले ही यही प्रश्न पूछा जा चुका कि सबसे ज्यादा मग्न तट कहाँ पाया जाता है। देखिए इसी जगह पे पूछ लिया गया है ना, तो ये आपका हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 34 नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। Which one of the following statements is not correct? टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। The turbidity current is an underwater avalanche of abrasive sediments. सेकंड जो ऑप्शन है कि टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं। टर्बिडिटी करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप स्कल्पचरिंग ऑफ सबमरीन कैनियंस। टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। टर्बिडाइट हैव कॉस्मिक ओरिजिन। टर्बिडिटी सागर तल समीपी उत्पत्ति की खुरदरी पड़ते हैं। टर्बिडिटाइट आर कोर्स ग्रेनाइट लेयर्स ऑफ नियर शोर ऑरिजिन। तो आपका जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका गलत है ना, सत्य नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आईसीटी के बारे में क्या सही है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आईटीसी। ठीक है, आईटीसी के बारे में पूछा गया है, इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन जो है ना, वो पूछा गया है। तो आपका जो है पहला है कि यह उच्च दाब कटिबंध है। इट इज ए हाई प्रेशर बेल्ट। पूछा गया क्या सही है। ठीक है, तो सही आपको केवल लगाना है। तो उच्च दाब नहीं होता, यहाँ निम्न दाब होता, तापजन्य पेटी होती है। दूसरा है यह अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए हॉर्स लैटिट्यूड। ये भी गलत है क्योंकि 30-35 को माना जाता है ये हॉर्स लैटिट्यूड। अगला है कि यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। इट इज ए जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ये आपका सही है। ठीक है, और अगला भी देख लेते हैं कि यह पछुआ पवनों के अभिसरण के क्षेत्र है। इट इज ए द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज। ये आपका सही है। ठीक है, अब जो है हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड वाटर करंट। ऑप्शंस दिए हुए अंगुलहास, एंटिलीज, हम्बोल्ट, क्यूरिशियो। तो हम्बोल्ट की जो धारा है वो जो है ठंडी जलधारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां पिंगो पाई जाती हैं। पिंगोज आर डोम टाइप स्मॉल स्कैटर्ड हिल्स फॉर्म्ड बाय पेरीग्लेशियर प्रोसेसेस आर फाउंड। अलास्का में, जर्मनी में, मैक्सिको में, चीन में। तो अलास्का के क्षेत्रों में परिहिमानी द्वारा निर्मित जो लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां हैं जिन्हें पिंगो कहा जाता है वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क के पिघलाने के लिए किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल्स इज मेनली यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और। ऑप्शन दिए हुए एंथ्राक्साइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो जो बिटुमिनस है वो जो है जिसे औद्योगिक लोहा कहा, औद्योगिक कोयला कहा जाता है, वो उपयोग में होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 39 नंबर कि निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन और इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। और कोड दिए हुए हैं कि आपका सही है 3, 2, 1, 4 सही है। समझ रहे हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है कि 3 पहले आएगा कि 2 आएगा फिर 1 आएगा 4 आएगा। तो आपका जो विकल्प सही है तो उसमें आपका अवरोही क्रम में लगाना, मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो घटते हुए में आपका सबसे ज्यादा जो है वो है चीन, उसके बाद आपका जो है आपका है ब्राजील, फिर उसके बाद है आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, फिर है भारत। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। द मेन हंटिंग एनिमल्स आर। मछली और समुद्री शेर, फिश एंड सी लायन, रेनडियर और वेल, मछली और कैरिबू और कस्तूरी लोमड़ी, मस्क फॉस्क। तो आपका मुख्य शिकारी जो है वो है मछली और कैरिबू। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर, ये आपसे पूछा गया है। तो जनसंख्या के मामले में पूछा गया होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
ए द स्मॉलेस्ट सिटी, मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर एंड ओसाका। तो विकल्प आपका सही है कुआलालंपुर। अब ये जो चारों दिए हुए हैं, इन चारों जो है जो सिटीज दी हुई हैं, इन ये किन देशों की राजधानियां हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि जो है जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है कि नहीं, तो आप मनीला कहाँ की है, कोलंपुर है, आप बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड डेजर्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं दस्त ए लुट, गोबी, लद्दाख, काराकुम। तो दस्त ए लुट ठंडा रेगिस्तान नहीं है, ये गर्म रेगिस्तान है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। द क्लाइमेट ऑफ रीजन इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड पीपल यूज्ड टू बी ए नोमैडिक हर्डर्स। द above स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शंस दिए हुए हैं अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेपीज, उत्तरी अमेरिकी घास के मैदान, ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदान। तो ये आपका जो व्याख्यायित करता है वो विशेषता है मध्य एशियाई स्टेपीज की, सेंट्रल एशियन स्टेपीज। अगला प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। बटुआ जनजाति कांगो में, कौन सा सही नहीं कह रहा है, तो बटुआ कांगो में पाए जाते हैं, सही है आपका। इनुइट मध्य एशिया में, इनुइट मध्य एशिया में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर एरियाज में। इनको आप बताइए कि किन किन देशों में पाए जाते हैं। अगला है कि रुआल जनजाति सऊदी अरब में ये पाई जाती है, सही है। सेमांग जो है मलेशिया में। तो इनुइट जो है मध्य एशिया में नहीं पाई जाती है, ये भी आपका युग्म गलत है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है 45 नंबर प्रश्न कि केम की संरचना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ केम कंसिस्ट ऑफ, पंक से मड, गोलास्म से बोल्डर, बजरी से ग्रेवल, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो केम की जो संरचना होती है वो बनती है बजरी से, ग्रेवल से। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण ला नीना को माना गया है। ला नीना किस प्रकार से एल नीनो से अलग है। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव ए कॉज्ड रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। जो दिए हुए हैं ऑप्शंस उनको देखना है, फिर कोट्स मिलाना है। तो ला नीना का वर्णन विषुववृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया गया है। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल वार्म ओशियानिक टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अगला जो है उसको देख लेते हैं कि एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। अब ये दो आपको जो है कथन दिए हुए हैं। अब पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और करेक्ट, है ना। ऑप्शंस दिए हैं, केवल एक सही है, ओनली वन, केवल दो सही है, ओनली टू, 1 and 2 बोथ, नाइदर 1 और नाइदर 2। तो आपका जो विकल्प सही है वो है आपका न एक सही है न दो सही है, मतलब जो दोनों कथन दिए हुए हैं वो गलत हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आप आज टेक्स्ट बुक उठाइए और ला नीना और एल नीनो के बारे में अच्छे से पढ़ डालिए। हम लोग जब लाइव वीडियोस पे आएंगे, लेक्चर शुरू करेंगे, तब हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल पेपर सॉल्व करते हैं और उसी को क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक इज सिचुएटेड इन बंगाल की खाड़ी में, पाक जल संधि में, कच्छ के रण में और लाल सागर में। तो कच्छ के रण में गुजरात में कोरी क्रीक स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन सोलर मिशन। पहला विकल्प, पहला जो दिया हुआ स्टेटमेंट कि भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है, ये बात सही है। इंडिया इज फास्टली ग्रोइंग इन सोलर एनर्जी। दूसरा है कि भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। इंडिया इज प्लानिंग टू डिफ्यूज सोलर एनर्जी इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो ये आपका जो है विकल्प
उतना सही नहीं है। ठीक है, अगला जो है दिया हुआ है कि दक्षिणी पश्चिमी भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। ये बात भी सही है। द साउथ एंड वेस्ट इंडिया रिसीव्स मोर सनशाइन एंड सोलर एनर्जी। अब आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? केवल एक, दो, एक, तीन या एक, दो, तीन। तो आपका जो करेक्ट है वो है एक और तीन। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ट्रेवर्स्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? ऑप्शंस दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप बताइए 82.5 डिग्री भारत के किन मुख्य शहरों से होकर गुजरती है जो ये रेखा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, वो है कि हिंद या भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद या इंडिया was first used by यूनानी, the Greeks, the Romans, the Chinese, अरब या the Arabs। तो जो हिंदू शब्द सबसे पहले यूज किया गया था वो किया गया था अरबों के द्वारा या अरब लोग के देशों के द्वारा। तो अब हम लोगों ने 50 प्रश्न देख लिए, यूपी पीजीटी के तहत भूगोल से पूछे गए थे और उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग 50 और प्रश्नों का करेंगे और तीसरे वीडियो में हम लोग अगले जो 25 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको बताते चले कुल 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं यूपी में, जो यूपी पीजीटी है। और उसके लिए आपको 2 घंटे समय मिलता है, 425 अंकों का प्रश्न होता है और एक प्रश्न का जो भार का अंक होता है वो होता है 3.4 अंक। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से बहुत से प्रश्न आपके क्लियर हुए, बहुत से प्रश्न हमने आपसे पूछे, बहुत से दिमाग में आइडियाज आए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा जिससे कि हम जो है और बेहतर से बेहतर वीडियोज आपके लिए उपलब्ध करा सकें और आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब करके इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। आप लोग भी वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।